Hi everyone, am I audible to all of you properly? ठीक है। आई होप कल तक की जो कल की क्लास है आप लोगों ने देख ली होगी। और देखिए, यदि आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप एक एमसीक्यू की बुक खरीद लेंगे। जैसे जैसे डेली बेसिस पे आप चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको एमसीक्यू करना है। ठीक है, क्लास के एंड में मैं बता दूंगी कि एमसीक्यू की कौन सी बुक है। आज ही स्टार्ट करते हैं भारतीय न्याय संहिता। कल हमने जो भी इसके एसेंशियल्स थे, लाइक क्राइम क्या होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, वो सारी चीजें हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आ जाइए, क्या पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 1। ठीक है, आज हम डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट करेंगे, ट्राई करेंगे कि डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट करें। बहुत अजीब अजीब सी डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी एक बार हम ट्राई करेंगे। आ जाइए, सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है। इन्होंने कहा, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। इसको क्या कहा जाएगा, भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। तो इन्होंने कहा, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। ठीक है, मान लीजिए कि ऑफेंस हुआ है इंडिया में, तो 1 जुलाई 2024 के बाद में, 1 जुलाई 2024 के बाद में जो भी ऑफेंस कमिट हुए हैं वो किससे डील करेंगे, भारतीय न्याय संहिता से डील करेंगे। किससे डील करेंगे, भारतीय न्याय संहिता से डील करेंगे। तो सिंपल सी बात इसने कह दी कि एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। देखिए, अब यहाँ पे और एडिशन में, मतलब आपको एक पता होगा कि भारत के अंदर, नहीं भी पता तो भारत के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स, ये बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड रहती है। तो इन्होंने कहा, प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शेल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार रुकिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है, सिटीजन, ध्यान रखना है अपन को। सबसे पहला वर्ड क्या है, सिटीजन। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, विदाउट बियॉन्ड एक साथ याद कर लो कि भारत के बाहर, भारत के बाहर किसी भी सिटीजन ने ऑफेंस कमिट किया है, तो वो कैसे डील करेगा, वो बीएनएस से ही डील होगा। कैसे डील होगा, दिखने में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जैसे मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में कोई ऑफेंस कमिट करके आ गया, तो अभी यही लड़ाई चलती रहती है कि वहां के प्रिजनर को भारत में नहीं भेजा जाता। ये मान लीजिए कि भारत का कोई भारत में किसी आउटसाइड वाले व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट कर दिया, तो ये मान लिया जाता है भारत का प्रिजनर है, बाहर नहीं भेजा जाता। तो जस्ट ये दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा बड़ा है। कि कोई मतलब यहाँ पे आपको शब्द याद रखना है, सिटीजन। क्या याद रखना है, सिटीजन। ठीक है, बार बार याद रखो, यहाँ पे सिटीजन लिखा है, नीचे पर्सन लिखा है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, सबसे पहला आपको शब्द याद रखना है। दूसरा, एनी पर्सन, यहाँ पे मतलब पर्सन का मतलब आप समझ गए, मतलब सिटीजन नॉन सिटीजन बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस। कि एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। कि भारत में कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है, वहां पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो, चाहे कि कहीं का भी व्यक्ति हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी, दुबई का व्यक्ति हो, लेकिन उसने ऐसी शिप और एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, उस पर यदि ऑफेंस कमिट किया है, तो भी वो किससे डील होगा, भारतीय न्याय संहिता से डील होगा। आप लोगों को इसके संबंध में मैम ने कितना, मैम इरम या कोई भी जो स्टूडेंट्स पुराने हैं, तो मुझे बताइए कौन सा चैप्टर है बीएनएसएस का जो डील करता है, याद है, ज्यूरिडिक्शन वाला एक चैप्टर है, सेक्शन याद है आप लोगों को, किसी को भी क्लास के, मतलब और भी बच्चे जिनको याद हो कि ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया कहाँ डील होगा, ये कोई भी बता 208 सकता है, कहाँ डील होगा। 208 208 में तो आई नो, लेकिन कहाँ डील होगा, चैप्टर नंबर 14 है, लो मैं बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 14 है, सेक्शन 208 है। वहां पे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से नहीं and होगा, found. लेकिन ऑफिस कहाँ डील होगा, मतलब कहाँ किस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन है। Ma'am, where is found in India? दो चीजें लिखी है अभी। क्या हुआ है, जैसे ये न्यू क्रिमिनल लॉ आए हैं, तो वहां पे एक न्यू चेंज आया है। आप सेक्शन 208 में पढ़ोगे कि मान लीजिए कि भारत के बाहर ऑफेंस कमिट कर रखा है, तो वो कहाँ, वेयर ही फाउंड इन इंडिया, वेयर ही इज
फाउंड इन इंडिया, और एक और नई चीज ऐड हुई है कि वेयर द इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड इन इंडिया। ठीक है, एक बार हैंड रेज कर दो, ये चीज याद करने की चीज है। सेक्शन एक लिखने में दिखने में बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन आपको कहाँ पे आपको देखना है, सेक्शन 208 आप स्टार लगा के यहाँ पे आप लिख सकते हैं, रीड विद सेक्शन 208 ऑफ भारत बीएनएसएस। बीएनएसएस आ जाइए, और क्या लिखा है? तीसरा नंबर, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर ऑफेंस कमिट कर रहा है, लेकिन किसको टारगेट कर रहा है? कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो हमने चार चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोई भी ऑफेंस कमिट हो रहा है जो बीएनएस से, मतलब ये जो इस संहिता के अंदर आ रहा है, वो बीएनएस से डील हो। दूसरा, हमने पढ़ा कि एनी सिटीजन, सबसे पहले ध्यान रख लो, एनी सिटीजन, ठीक है, जिसने ऑफेंस कमिट किया है बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, दूसरा नंबर एनी पर्सन, याद रखना है आपको, और तीसरे नंबर पे भी क्या याद रखना है? एनी पर्सन। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि एनी पर्सन कहाँ ऑफेंस कमिट किया है? शिप एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड, एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। एंड थर्ड वन, एनी पर्सन जिसने किसको किसको वो करा है, फोकस किसको करा है? जो कंप्यूटर रिसोर्सेस लोकेटेड इन इंडिया। मैं मानती हूँ आपको याद हो, लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, और इसके साथ में हमको सेक्शन 208 ऑफ बीएनएस। ठीक है, कभी बाई चांस किसी की स्टेट में सीआरपीसी आ रहा हो, तो सीआरपीसी का सेक्शन 180 है, आपको इसके साथ पढ़ना है। आ जाइए, ऑफेंस का मतलब, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कि इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। ठीक है, तो इसके अंदर ऑफेंस का मतलब क्या बताया गया है कि ऐसा एक्ट ये करा तो बाहर है, करा तो बाहर है। जैसे मैंने इसके इसके संबंध में पहले भी एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ रेप की एज 18 है, रेप की एज 18 है, बिलो 18। ठीक है, तो हो सकता है आउटसाइड इंडिया नहीं हो, बिलो 16 ही हो। ठीक है, तो मान लीजिए 17 साल की एक व्यक्ति, जो लेडी है या वुमेन है, तो उसके साथ में ऑफेंस कमिट हो, लेकिन यदि वो एक्ट भारत में कमिट होता, तो वो क्या ऑफेंस होता? जी हाँ, ऑफेंस होता। तो इन्होंने लिखा कि इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स, देखो एक्ट, यहाँ पे वर्ड लिखा है, एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। ठीक है, किस पर अप्लाई नहीं होता? तो जहां भी स्पेशल लॉज है, लोकल लॉज है, वहां अप्लाई नहीं होता। और म्यूटिनी, म्यूटिनी और डिजर्शन ऑफ सोल्जर और ऑफिसर, इन पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम जब सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है, वैसे तो जो बीएनएसएस है किसका प्रोसीजर है? बीएनएस का ही प्रोसीजर है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? जो डिजर्टर है, मतलब जो आर्मी के डिजर्टर हैं, छोड़कर भाग गए हैं, इनको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। तो लिखा यहाँ पे है, सोल्जर ऑफिसर उन पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जब सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस की हम बात करते हैं, तो वो जो भगोड़े हैं, मतलब डिजर्टर हैं आर्मी के, तो उन पर ये, मतलब उनको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, मैं मानती हूँ सेक्शन 1 इतना ही, ज्यादा अपन को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, हमें आंसर लिखना आना चाहिए मेंस का। आ जाइए सेक्शन नंबर 2। काफी चीजें, सेक्शन नंबर 2 पहले कहाँ था? 6 से लेकर 52 में था। अब इनको क्या कर दिया? सेक्शन 2 में मर्ज कर दिए हैं सारे। याद रख लीजिए, 39 सब सेक्शन है। सेक्शन 2 के 39 सब सेक्शन है, और सीरियल नंबर से, मतलब अल्फाबेटिकली इन्होंने क्या कर दिया, इसको जमा के आराम से रख दिया, ताकि आप लोग धीरे धीरे पढ़ो तो परेशानी नहीं। देखो, कभी भी हम शब्द पढ़ेंगे एक्ट, कभी भी हम बीएनएस के अंतर्गत पढ़ेंगे एक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक सिंगल एक्ट की बात हो रही है। मतलब यदि कहीं भी हमने देखा बीएनएस के अंदर एक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ए नहीं लगाया, एन नहीं लगाया, दी एक्ट्स नहीं लिखा। तो सिंग जब भी एक्ट का मतलब जब भी हम पढ़ेंगे, वहां सिंगल के साथ साथ मल्टीपल एक्ट्स भी इंक्लूडेड है। तो आ जाइए डेफिनेशन नंबर 1। एक्ट डिनोट्स, एक्ट डिनोट्स, एक्ट के अंदर एक एक्ट तो है ही, सिंगल एक्ट तो है ही।
एक्ट के अंदर, एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट। ये डेफिनेशन नंबर 1 है। मैं नहीं मानती एग्जाम में पूछी जाएगी, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको पता चल मतलब होना चाहिए। आप पूरा बीएनएस पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि जहां जहां एक्ट लिखा हुआ है उसके अंदर सिंगल एक्ट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट इंक्लूडेड है। ठीक है। एनिमल का मतलब लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है कि ये बिच्छू है, ये चिड़िया है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। साफ साफ बोल दिया, एनिमल का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग के अलावा है। ह्यूमन बीइंग के अलावा है उनको हम क्या माने जाएंगे? ह्यूमन बीइंग के अलावा जो भी लिविंग क्रिएचर है उनको हम क्या मानेंगे? एनिमल मानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नई ऐड हुई है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी हम किडनैपिंग पढ़ते थे इंडियन पीनल कोड में, इसमें इंडियन पीनल कोड में किडनैपिंग पढ़ते थे, तो यदि किसी ने आईपीसी पढ़ा होगा तो सबको पता होगा कि एज डिस्क्रिमिनेशन था। क्या था? एज। वहां पे वुमन थी बिलो 18। ठीक है, वुमन बिलो 18 का क्या किया जा सकता है? किडनैपिंग। और मैन, जो भी बच्चा, मैन बिलो 16, मतलब जो भी छोटे लोग हैं, जो 16 साल से कम का यदि लड़का है, 18 साल से कम की यदि लड़की है, तो ये वाला डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारी जगह जहां भी बीएनएसएस में डिस्क्रिमिनेशन होता था इस तरीके का, उसको हटा के क्या लिख दिया है? चाइल्ड। और बीएनएसएस में भी कहीं बहुत सारी जगह जहां माइनर लिखा रहता था वहां लिख दिया है चाइल्ड। तो इन्होंने कहा चाइल्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रख लो। सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 प्री में आराम से पूछी जाएगी, क्योंकि नई ऐड हुई है कि चाइल्ड को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 में क्या दिखाया गया है? चाइल्ड को डिफाइन किया गया है। तो चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन। जहां जहां भी आप पर्पल सा कलर देखोगे वहां वहां मतलब बीएनएस चेंज हुआ है, वहां वहां बीएनएस और आईपीसी में चेंज हुआ है। तो क्या लिखा है कि कोई भी पर्सन जो 18 साल से छोटा है उसे क्या माना जाएगा? उसे चाइल्ड माना जाएगा। ठीक है। आईपीसी में चेंज नहीं था, न्यू सबसेक्शन ऐड कर। आ जाइए। अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी जब भी हम इंटेंशन की बात पढ़ेंगे तो वहां पे नॉलेज की बात भी पढ़ेंगे। किसकी बात पढ़ेंगे? जहां जहां भी हम इंटेंशन की बात पढ़ेंगे तो वहां वहां नॉलेज की बात भी करेंगे। तो आ जाइए, काउंटरफिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मेंस में आपको दिख जाएगी, कहीं भी मेंस में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको दिखेगी कि काउंटर फिटिंग की डेफिनेशन लिखो। आईपीसी ये बीएनएस इज नथिंग। बीएनएस में क्या है? आपको डेफिनेशन को याद करना है, लर्न करना है, और समझ के। ऐसे नहीं है कि हम उसको रट रहे हैं, समझ के लर्न करना है। तो आ जाइए काउंटर फिटिंग की। काउंटर फिटिंग आपको पता है कि काउंटर फिटिंग में एक इंपॉर्टेंट शब्द क्या होगा? रिजेम्बल। एक इंपॉर्टेंट शब्द क्या होगा? रिजेम्बल। ठीक है। हम्म कि एक इंपॉर्टेंट शब्द शब्द आपको दिखेगा, रिजेम्बल। कि क्या कहा जा रहा है? एक व्यक्ति कब माना जाता है कि उसने काउंटर फिटिंग करी है? एक व्यक्ति कब कहा जाता है? अ पर्सन इज सेड टू काउंटर फिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेम्बल अनदर थिंग। किसी को कोई क्वेरी है? पूछ लीजिए एक बार, माइक ऑन करके। पर्सन इज सेड टू Hello, काउंटर ma'am. फिट। Hello, ma'am. Can I bring the beer act? Can you please hold for just 80 seconds? सर यू कैन ब्रिंग, आई कंटिन्यू विद द क्लास। ओके। A person is said to counterfeit. A person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing। देखो, एक व्यक्ति को काउंटरफिट मतलब कब कहा जाएगा? एक व्यक्ति को कब बोला जाएगा कि उसने काउंटरफिट किया है? कि जब उसने एक थिंग दूसरे थिंग की रिजेंबल बना दी। रिजेंबल बना दी है। अगेन आपको दोनों शब्द लिखने हैं, दोनों शब्द, इंटेंशन भी लिखना है और नॉलेज भी लिखना है। देखो, उसका क्या इंटेंशन था? इंटेंशन, इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। उसका ये इंटेंशन था कि उसको डिसेप्शन प्रैक्टिस करना है, मतलब ये उसको पता है कि हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? इंटेंशन डायरेक्टली उसको उसका डायरेक्ट इंटेंशन है कि डिसेप्शन प्रैक्टिस करना है। और नीचे आप देखोगे knowing it to be likely that deception shall be practiced thereby be practiced। तो आ जाइए, क्या लिखा, क्या पढ़ा हमने? कि a person is said to cause counterfeit।
अ पर्सन इज सेट टू कॉज काउंटरफिट व्हेन, ठीक है, याद रखना है। जैसे एग्जाम में आपको दिख जाए तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे मुझे 4 लाइन लिखनी है, क्योंकि मेरे बेरक में नोट्स में कितनी लाइन लिखी हुई है, 4 लाइन लिखी हुई है, तो आपको याद रखना है, ऑटोमेटिकली याद आ जाना चाहिए। यदि बाई चांस गलती से 3 लाइन लिख दी तो आपको समझना है कि आपने डेफिनेशन अधूरी लिखी है। तो क्या लिखा कि अ पर्सन इज सेड टू कॉज काउंटरफिट व्हेन ही कॉजेज वन थिंग रिजेम्बलेंस टू अनदर थिंग, ठीक है, फिर विद इंटेंशन, ठीक है, विद इंटेंशन टू कॉज डिसेप्शन, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट शब्द दिख गए आपको, अभी देख लोगे आप। और बाय विच ही हैज नॉलेज, ठीक है, यहाँ इंटेंशन लिख दिया, बाय विच ही हैज नॉलेज दैट डिसेप्शन विल बी प्रैक्टिस्ड। देखो ये प्रेजेंट में आया है इंटेंशन, और ये जो नॉलेज है ये फ्यूचर में आई है कि बाय विच ही हैज नॉलेज दैट डिसेप्शन शैल बी या विल बी प्रैक्टिस्ड। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, सबको याद हो गई 4 चीज में सबको, मैं मानती हूँ याद हो गई होगी। देखो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, अब देखो, यदि आपको किसी भी डेफिनेशन को याद करना है भारतीय न्याय संहिता में, तो आप उसको 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हो। कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हो? 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हो, एक्टस रियस और मेंस रियस। तो देखिए, एक्टस रियस किया क्या उस व्यक्ति ने? रिजेम्बलेंस किया, रिजेम्बलेंस किया, क्या किया है? रिजेम्बलेंस किया है। और उसका क्या इंटेंशन था? मेंस रिया क्या है? नॉलेज और इंटेंशन, ठीक है। एक्टस रिया रिजेम्बलेंस है, और मेंस रिया क्या है? इंटेंशन और नॉलेज। पढ़िए, अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, intending by means of that resemblance to practice deception, or knowing to be likely that deception will be practiced, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ भारतीय न्याय संहिता पूछी जाती है आपसे। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, इसके एक्सप्लेनेशन नंबर 2 तो सिमिलर डेफिनेशन ही दे रखी है, सिमिलर डेफिनेशन ही दे रखी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में क्या कहा है? एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इमिटेशन किया है वो एग्जैक्ट हो। मतलब जो आपने कॉपी किया है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मान लीजिए कंपनी है मोहन कंपनी, मोहन एंड को, ऐसी कंपनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मोहन एंड को, ठीक है, इसको भी क्या माना जाएगा? इसको भी काउंटर फिटिंग माना जाएगा। क्या लिखा है देखो, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर मेरी कंपनी का नाम तो मोहन एंड को है, इस कंपनी का नाम मोहन एंड को है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैंने काउंटर फिटिंग किया? तो एक्सप्लेनेशन सबसे पहले उठ के एक्सप्लेनेशन आएगी कि क्या बोला कि इट इज नॉट एसेंशियल काउंटरफिटिंग दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, कि इमिटेशन एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 सिमिलर सी बात बोलता है। क्या बोला? के हासिम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कि ये एक रिबटेबल प्रजम्पशन है, ये एक रिबटेबल प्रजम्पशन है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति रिजेंबल करता है एक थिंग से दूसरे थिंग को, और उसे पता चलता है कि इससे व्यक्ति क्या हो जाएगा? डिसीव हो जाएगा, या नॉलेज है कि इससे व्यक्ति डिसीव हो जाएगा, तो कोर्ट क्या करती है? प्रिज्यूम करती है, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड। आप लोगों को नहीं पता तो थोड़ी बहुत चीज मैं बता देती हूँ कि कितने तरीके की प्रिजम्पशन होती है। एक होती है रिबटेबल प्रिजम्पशन, और एक होती है इररिबटेबल प्रिजम्पशन, ठीक है। रिबटेबल प्रिजम्पशन, इररिबटेबल प्रिजम्पशन, ठीक है। तो शैल प्रिज्यूम किस तरीके की प्रिजम्पशन है? रिबट किया जा सकता है, इसको रिबट किया जा सकता है, मतलब सामने वाला व्यक्ति आकर काट कर सकता है। कोर्ट एविडेंस लाने के लिए नहीं बोलेगी, सामने वाला व्यक्ति आकर बोल सकता है कि सर आप तो प्रिज्यूम कर रहे हो, ये मैं एविडेंस लेकर आ रहा हूँ कि मैंने काउंटर फिटिंग नहीं की है। तो ये जो के हासिब वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा था कि ये जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है, रिबटेबल प्रिजम्पशन है, प्रूफ लाया जा सकता है इसको रिबट करने के लिए, मैं मानती हूँ।
कि डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वन पर्सन इज सेड टू कॉज काउंटरफिटिंग व्हेन ही कॉजेज वन थिंग रिजेंबलिंग टू अनदर थिंग विद इंटेंशन टू कॉज क्या डिसेप्शन, और ही हैज नॉलेज दैट बाय इट deception will be practiced. Explanation number 1, it is not necessary imitation should be exact. और के हासन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, यदि मीन्स में आएगा तो आपको ये लिख के आना पड़ेगा, केस लॉ भी लिख कर आना पड़ेगा। के हासन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की दैट एक्सप्लेनेशन नंबर 2 which ना स्पेसिफाइज अबाउट shall presume it is a rebuttable presumption of law, मीन्स हम इसके कॉन्ट्ररी के लिए प्रूफ लेकर आ सकते हैं, इसको रिबट करने के लिए प्रूफ लेकर आ सकते हैं। सेक्शन नंबर 3 स्टार लगा लेना है, सेक्शन नंबर 4 स्टार लगा लेना। आईपीसी में पूछे मतलब ये तो सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, जहां भी डेफिनेशन दिखे वहां तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, पूरा क्रिमिनल बेस्ड है बीएलएस पे। तो आ जाइए कोर्ट, क्या बोला मैंने, कोर्ट। अब देखिए कोर्ट, पहले यहाँ पे लिखा था कोर्ट ऑफ जस्टिस, अब लिखा है इन्होंने कोर्ट, ठीक है, नाम चेंज कर दिया, बाकी कुछ नहीं, सिमिलर चीज। कोर्ट का मतलब ऐसे थोड़ी है, ये राजस्थान हाई कोर्ट यहाँ पे मतलब विधानसभा के पास है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो कोर्ट का मतलब कोर्ट नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, दीवार नहीं है, जगह नहीं है, सड़क नहीं है। कोर्ट का मतलब है जहां वो व्यक्ति बैठा है। देखिए दिख जाएगा कि कोर्ट, द वर्ड कोर्ट डिनोट्स a, the word court denotes a judge who is empowered by law. The word court means या denotes a judge who is empowered by law. तो आप कैसे जज देखते हो, एक तो वो अकेले बैठते हैं, देखते हो ना, सिंगल जज, और आप कैसे जज देखते हो, जैसे 3 जज बैठे, लाइक बॉडी ऑफ जजेस। अब ये जज भी ऐसे नहीं है कि जाकर मान लीजिए कि पारुल जाकर बैठ गई, है तो जज लेकिन पारुल जाकर बैठ गई तो इसे कोर्ट नहीं माना जाएगा, यदि वो जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 चीजें बोली मैंने, सिंगल जज या बॉडी ऑफ जज, लेकिन साथ में प्लस में मैंने आपको बोला जब वो जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं, एज अ सिंगल जज और एज अ बॉडी। देखिए, तो the word courts denotes a judge who is empowered by law. Judge who is empowered by law to act judicially alone. ठीक है, कोर्ट का मतलब है जज who is empowered by law to act judicially alone, और a body of judge which is empowered by law to act judicially as a body। वापस देखते हैं कि कोर्ट का मतलब, कोर्ट denotes, ठीक है, जज empowered by law to act judicially alone, ठीक है, एक्ट जुडिशियली अलोन, और बॉडी ऑफ जज टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी ऑफ जज। ठीक है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आया कोर्ट की डेफिनेशन। ठीक है, मानती हूँ समझ में आ गई होगी। तो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बस उनको आपको ध्यान रखना है, जुडिशियली एज जुडिशियली उनको क्या करना है, एक्ट करना है। फिर कोर्ट का कोर्ट का मतलब कोई प्लेस और बिल्डिंग नहीं है, कोर्ट का मतलब कोई प्लेस और बिल्डिंग नहीं है। और मैंने आपको बार बार बोला कि यदि जुडिशियली काम कर रहा है ना तो ही जज, यदि एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है तो उसे जज नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसे जज की कोर्ट ऑफ जस्टिस की कैटेगरी में नहीं कंसीडर किया जाएगा। डेथ, डेथ का मतलब है ह्यूमन की डेथ, जहां भी वर्ड डेथ देखोगे इसका मतलब है ह्यूमन बीइंग की डेथ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला सेक्शन नंबर 3, 2 का सबसेक्शन 3, 2 का सबसेक्शन 4, 2 का सबसेक्शन 5, अब 2 का सबसेक्शन 7। स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है डिसऑनेस्टली। व्हाट इज डिसऑनेस्टली, तो 2 शब्द, जैसे हमने काउंटर फिटिंग में अपने बेयर एक्ट, यदि आपके पास में बेयर एक्ट हो तो काउंटर फिटिंग में आप क्या लिखोगे, काउंटर फिटिंग में 2 शब्द, मतलब एग्जाम में वो शब्द भूलना नहीं है, बाकी आप इज लगा दो, एम लगा दो, आर लगा दो, कोई भी प्रिपोजिशन लगा दो, लेकिन वो शब्द दिखने चाहिए एग्जामिनर को, कौन कौन से, रिजेम्बलेंस और दूसरा डिसेप्शन।
यदि आपकी डेफिनेशन में ये दो शब्द नहीं है तो मतलब आपकी डेफिनेशन कंप्लीट ही नहीं, कंप्लीट क्या, पूरी नहीं है ही नहीं, डेफिनेशन ही नहीं लिखी आपने सही से। अब आते हैं डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे भी आपको दो शब्द याद रखने हैं, रॉन्गफुल गेन, wrongful loss, wrongful gain एंड wrongful loss। ठीक है, तो डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है, यदि एक व्यक्ति का इंटेंशन है wrongful गेन एक व्यक्ति को देना और wrongful लॉस अनदर व्यक्ति को देना। ठीक है, तो जब आपका इंटेंशन है wrongful गेन एक व्यक्ति को देना और wrongful लॉस अनदर व्यक्ति को देना, तो इसे क्या कहा जाता है, डिसऑनेस्टली। अभी हम सब पढ़ेंगे wrongful गेन क्या होता है और wrongful लॉस क्या होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रख लीजिए, मिसचीफ। मैंने किसी की अंगूठी उठाकर या मैं रास्ते से जा रही थी और मैंने किसी की एक्टिवा को पंचर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था प्री के अंदर, उठा के मैंने किसी की अंगूठी ऐसे मेरे हाथ में थी, उठा के नदी में फेंक दी। मुझे क्या फायदा हुआ उससे, मतलब मेरे मन को शांति हुई, लेकिन उससे और क्या फायदा हुआ मुझे। तो ये मिसचीफ एक ऐसा ऑफेंस है जहां पर केवल रॉन्गफुल लॉस होता है। क्या होता है, मिसचीफ एक ऐसा ऑफेंस है जहां पर केवल रॉन्गफुल लॉस होता है। तो अगेन तीसरी डेफिनेशन जो हमने इंपॉर्टेंट याद करी, चाइल्ड तो ठीक है, काउंटर फिटिंग याद करी, कोर्ट याद करी, डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टी की वेयर द इंटेंशन इज टू गिव wrongful gain to one person और wrongful loss to one another person। आ जाइए, wrongful gain wrongful loss क्या होता है, ये सब अपन देख लेंगे बाद में। पहले आ जाइए wrongful gain wrongful loss को पढ़ते हैं। कहाँ पे डाला है इन्होंने, एक सेकंड देखती हूँ, फोटो की। मैम 36 के बाद है। ठीक है, क्योंकि शब्द हमने पढ़ लिया wrongful gain wrongful loss, तो आपको पढ़ना जरूरी है। व्हाट इज wrongful gain? देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास में कोई प्रॉपर्टी गलती से आ गई है, मतलब गलती से या किसी भी इंटेंशन से आ गई है, मेरे पास में एक प्रॉपर्टी आई जिसके लिए मैं लीगली एंटाइटल, तो इसे क्या कहा जाता है, wrongful गेन। मेरे पास से एक प्रॉपर्टी चली गई है, ठीक है, चली गई है ना, मेरे पास से एक प्रॉपर्टी चली गई है जिसके लिए मैं लीगली एंटाइटल्ड। तो क्या लिखा है, wrongful गेन। wrongful गेन मतलब आपको ये शब्द याद रखना पड़ेगा, अनलॉफुल। wrongful में शब्द है अनलॉफुल, कि wrongful गेन का मतलब है गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, कि पारुल ने अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। wrongful गेन का मतलब है कि एक व्यक्ति के पास में अनलॉफुल मीन्स से एक प्रॉपर्टी आई है जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं है। ठीक है, तो अगेन याद रख लो, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, wrongful गेन। ठीक है, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, तो यहाँ भी आपको दो चीजें दिखी, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स विच द पर्सन गेनिंग, ठीक है, जो व्यक्ति गेन कर रहा है, इज नॉट लीगली एंटाइटल। भाई वो लीगली एंटाइटल ही नहीं है उस चीज के लिए, उसको वह अनलॉफुल मीन से गेन कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, रॉन्गफुल गेन। याद रखना है आपको, रॉन्गफुल गेन। और लॉस में विच द पर्सन लूजिंग इज लीगली एंटाइटल, कि किसी जो व्यक्ति एंटाइटल है वह व्यक्ति उसको लूज कर रहा है। तो आ जाइए, wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। यहाँ पे not है क्योंकि जो व्यक्ति गेन कर रहा है वो not legally entitled, not legally entitled। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो व्यक्ति लूज कर रहा है वो क्या है, लीगली एंटाइटल है। अब एक बार मैं हैंड रेज करने से पहले ये भी याद करवाती हूँ क्योंकि ये तीनों को साथ में पढ़ा जाता है, गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। देखिए,
गेनिंग रॉन्गफुली, एक व्यक्ति को रॉन्गफुली गेन कब माना जाता है? तो कैसे माना जाता है? देखिए, जैसे पारुल के पास में प्रॉपर्टी आई, यदि वो लौटा देगी वापस, तो फिर रॉन्गफुली गेन थोड़ी है। मतलब चाहे कैसे भी मीन से आई हो, अनलॉफुल मीन से आई हो, पारुल के पास में प्रॉपर्टी आई और उसने लौटा दी, तो ये कोई रॉन्गफुल गेन नहीं है। लेकिन उसके पास में प्रॉपर्टी आई और उसने रख ली, रास्ते मतलब कहीं भी दिखी उसको और उसने क्या कर लिया, प्रॉपर्टी को रख लिया, तो ये है रॉन्गफुल गेन। तो आपको मैंने दो शब्द क्या याद करवाए? अक्वायर, पारुल के पास प्रॉपर्टी आई, ए आर, ठीक है, प्रॉपर्टी आई और उसने रिटेन कर लिया। तो देखिए क्या लिखा है, रॉन्गफुल गेनिंग wrongfully का मतलब a person is said to gain wrongfully, a person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully। पहले आप उल्टा याद करना है, पहले हमको acquire याद करना है, क्योंकि पहले हमारे पास में प्रॉपर्टी आई थी। लिख कर चाहे आप उल्टा आ जाना, लेकिन याद करो कि when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully। ठीक है, तो मैंने आपको याद करवाया कि यदि प्रॉपर्टी आई भी रॉन्ग है और व्यक्ति ने रिटेन भी रॉन्ग करी, तो इसे क्या माना जाता है? रॉन्गफुल गेनिंग रॉन्गफुली, गेनिंग रॉन्गफुली। और लूजिंग रॉन्गफुली, कि एक मान लीजिए कि पारुल ने किसी की प्रॉपर्टी ली, चुराई, तो क्या करा पारुल ने? उसे केप्ट आउट, एक व्यक्ति से केप्ट आउट कर दिया और बनाए रख रही है, मतलब उसको वापस दे नहीं रही है, तो डेप्राइव्ड। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको शब्द दिखेगा डेप्राइव्ड। फिर हम आप इसको चेंज करके इधर लिख देना डेप्राइव्ड, ठीक है। तो आ जाइए, क्या पढ़ा हमने? तीन शब्द पढ़े, चार डेफिनेशन याद कर ली इतनी सी देर में। सबसे पहले हमने पढ़ा डिसऑनेस्टली, इंटेंशन टू डू wrongful गेन टू वन पर्सन और wrongful लॉस टू अनदर पर्सन, ठीक है। और व्हाट इज wrongful गेन? wrongful गेन क्या होता है कि गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स which the person gaining is not legally entitled, legally entitled. ठीक है। और wrongful loss, ठीक है, loss by wrongful means which the person losing is, Excuse me, ma'am. हाँ जी, Could you please come again with the wrongful loss? डेफिनेटली होल्ड फॉर वाइल, ठीक है, लीगली एंटाइटल। आ जाइए वापस देखते हैं। देखिए, wrongful गेन समझ में आ गया नैन्सी, Yes, ma'am. ठीक है। तो जस्ट इसका रिवर्स wrongful लॉस है। मान लीजिए कि मोहन है, ठीक है, इसकी रिंग है, ठीक है। अब इसकी रिंग किसी व्यक्ति ने अनलॉफुली क्या कर लिया? अनलॉफुली ले लिए, तो इसको क्या हुआ? लॉस बाय रॉन्गफुल, लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स, लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स विच द पर्सन लूजिंग, मतलब जो मोहन लूज कर रहा है, विच द पर्सन लूजिंग, ठीक है, इज लीगली एंटाइटल। ये रिंग किसकी थी? मोहन की थी। इससे क्या कर लिए? अनलॉफुल मीन से ले ली गई है। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन लूजिंग इज लीगली एंटाइटल। ठीक है, डन। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। मैं मानती हूँ रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। रॉन्गफुल गेन Yes, ma'am. रॉन्गफुल, Got ठीक it. है। अब आ जाइए, Ma'am, I ठीक है। have one more query. That is, like you have stated in wrongful gain. That is the gain, uh, you know, taking by the person who did the wrongful act, हम्म, right? But in wrongful loss, we are considering here the victim. विक्टिम को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जो लॉस हुआ है Hanji. उसको वो अन्य व्यक्ति, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है वो सेकंड अनदर पर्सन के लिए, किसी अदर पर्सन के लिए, ठीक है। लॉस बाय Okay, अनलॉफुल Hanji. मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब गेनिंग रॉन्गफुली, Got it. Mhm. गेनिंग रॉन्गफुली, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या शब्द याद करवाए? दो शब्द याद करवाए, हु एक्वायर्स रॉन्गफुली और रिटेन्स रॉन्गफुली, ठीक है।
गेनिंग wrongfully में हु एक्वायर्स wrongfully और रिटेन्स wrongfully, और लूजिंग wrongfully मतलब गेनिंग wrongfully एंड लूजिंग wrongfully। लूजिंग wrongfully में भी आपको दो शब्द याद रखने हैं, डेप्राइव्ड, एक तो उससे ले ली चीज आपने, डेप्राइव कर दिया, और साथ में बनाए रखा उसको डेप्राइव, केप्ट आउट फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। मैं मानती हूँ आपको चार डेफिनेशन अच्छे से याद हो गई होगी। हमने चाइल्ड की डेफिनेशन याद करी, काउंटरफिट की डेफिनेशन याद करी, कोर्ट की डेफिनेशन याद करी, डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन याद करी, रॉन्गफुल गेन की डेफिनेशन, रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन याद करी हमने, गेनिंग wrongfully और लूजिंग wrongfully। तो ये सारी डेफिनेशन हमने याद कर ली है, ये सारे आपके एग्जाम में आती है। आ जाइए, और क्या लिखा हुआ है, वापस चलते हैं। हम्म, देखिए, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में आपको याद रखना ईडीएस, क्या याद रखना है, डॉक्यूमेंट के पहले लिख दीजिए ईडीएस। एनी मैटर मतलब डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कुछ भी, कुछ भी, चाहे पेड़ का पत्ता हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कागज हो, चाहे लाइक कप हो, ग्लास हो, कुछ भी जिस पे कुछ लिख दिया गया है, ठीक है। तो एनी मैटर expressed, any matter expressed or described upon any substance। तो मैंने क्या बोला, any matter express और describe upon any substance, ठीक है। किसके मतलब से, मतलब by means of letter, figure, marks, और अभी नया ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि एनी मैटर एक्सप्रेस डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, किसके द्वारा, बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स, एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। कोई मुझे देखकर एक बार बता दीजिए, बेरेक्ट में बाय एनी ऑफ मीन्स लिखा हुआ है क्या, जल्दी से देखकर बताइए। बाय वन ऑफ दो। हाँ, बाय वन ऑफ दोज मीन्स, तो यहाँ पे एक चीज हमें ये भी ऐड करनी है कि लेटर, फिगर, मार्क्स, या तो सब भी हो सकते हैं, लेटर, फिगर, मार्क्स, ये सब हो सकते हैं, और साथ में इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने बोला कि डॉक्यूमेंट मतलब एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस, ठीक है। एनी मैटर एक्सप्रेस डिस्क्राइब्ड upon any substance by means of letter, by means of figure, by means of marks, और and includes electronic and digital record, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, जब हम बीएनएस की बात करेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन आप किस में देखोगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी देखोगे, सिमिलर चीज है, लेकिन ये लास्ट वाली लाइन चेंज हो गई है, सॉरी, सिमिलर चीज है, बस ये लास्ट वाली लाइन चेंज हो गई है। यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ लिखा है बी यूज और विच मे बी यूज एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, कि जो यूज की गई है या यूज की जा सकती है एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, ठीक है। मैं मानती हूँ डेफिनेशन याद हो गई होगी। सेक्शन नंबर आपको याद कर लेना है, 2 का 8, 2 का 8, 2 का 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 का 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब आपको याद रखना है। अभी हमने याद करा 2 का 8, ठीक है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स, और इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल रिकॉर्ड्स और एनी ऑफ दोज मीन्स विच यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट में यूज आना है या नहीं आना, ठीक है। फिर आता है इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन, सब चीज देखो, मैंने आपको बोल दिया सब चीज डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट, चेक, पावर ऑफ अटॉर्नी, मैप प्लान्स, ठीक है, कैरिकेचर, यहाँ कहीं पे आपको दिख जाएगा, लिखा होगा मैंने कैरिकेचर, और ये सब चीजें, ठीक है। अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन नंबर 2, इट इज इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बोलता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम पारुल जैन है, लेकिन मेरे सिग्नेचर ऐसे है, ठीक है। मेरा नाम पारुल जैन है और मेरे सिग्नेचर ऐसे हैं, तो मान लीजिए मैं चेक पर अपना नाम नहीं लिखूं और ये सिग्नेचर कर दूं, ऐसे कर, तो ये भी तो डॉक्यूमेंट है, चाहे मैंने एक्सप्रेसली क्या नहीं करा, लिखा नहीं है कि पारुल जैन, चाहे मैंने एक्सप्रेसली लिखा नहीं पारुल जैन, लेकिन मैंने उस तरीके का सिंगल दे दिया, मतलब सिग्नल दे दिया कि सबको पता है कि ये पारुल जैन के सिग्नेचर है, तो इसे भी क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट। और दूसरा समझिए, जैसे मान लीजिए कि कभी चेक को हम भुनाने जाते हैं ना,
सेल्फ वाले चेक को, याद होगा, मतलब कभी आप लोग बैंक गए हो तो पीछे आगे तो सिग्नेचर करते ही है, साथ में बैंक वाला बोलता है पीछे 2 सिग्नेचर कर दीजिए। तो ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है, ये प्रैक्टिस बन चुकी है। मान लीजिए पीछे 2 सिग्नेचर कर दिए, आगे सिग्नेचर कर दिए, तो क्या प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, बैंक वाला उसको पैसे दे देगा। तो इसे भी क्या माना जाता है, डॉक्यूमेंट कंसिडर कर दिया जाता है, कि चाहे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन थोड़ी है कि जब पीछे सिग्नेचर करोगे तब आपको इसको चेक भुना के देना है। तो नहीं, आ जाइए क्या लिखा हुआ है कि wherever is expressed by means of letter, figures, marks and explained by mercantile और other use, क्योंकि ऐसा व्यवसाय में, मतलब अपन जब बिजनेस करते हैं तो ऐसी चीजें यूज में आती है, पीछे सिग्नेचर कर दो, ठीक है, ऐसे सिग्नेचर कर दो। तो ऐसा लिखा गया कि कोई भी लेटर, फिगर और मार्क्स जो मर्केंटाइल और अदर यूजेस के तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, shall be deemed to be expressed by such letter, figure, marks within the meaning of this section, इस सेक्शन के तहत उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा। दो द सेम मे नॉट बी एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, चाहे स्पेसिफिकली लिखा नहीं गया हो। ठीक है, एक बार हैंड रेज करो, एक्सप्लेनेशन नंबर सेकंड समझ में आया? ठीक है, सबको समझ में आ गया कि क्या लिखा, कि चाहे लेटर, फिगर, मार्क्स है, लेटर, फिगर, मार्क्स है जो मर्केंटाइल और अदर यूज में आता है, उसे भी इसे कंसीडर किया जाएगा इस डेफिनेशन के अंदर डॉक्यूमेंट, ऑल्दो इट्स नॉट स्पेसिफिकली मेंशन या क्लियरली एक्सप्लेन्ड। ठीक है, और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक डेफिनेशन हम देखते हैं, फ्रॉड्यूलेंटली पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉड्यूलेंट। ठीक है, डिसऑनेस्टली और फ्रॉड्यूलेंटली में क्या अंतर है। ठीक है, तो आ जाइए, डिसऑनेस्टली कहाँ डिफाइन था, 2 के 7 के अंदर, और फ्रॉड्यूलेंटली डिफाइन है 2 के 9 के अंदर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, डिसऑनेस्टली में अपन क्या देखते हैं, इंटेंशन, इसका इंटेंशन क्या है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन देना और रॉन्गफुल लॉस देना। जबकि फ्रॉडुलेंटली में इंटेंशन होता है फ्रॉड करना। क्या इंटेंशन होता है, फ्रॉड करना। तो डेफिनेशन देखिए, अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली, अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड एंड नॉट अदरवाइज। तो आपको इसका इंपॉर्टेंट, जैसे हमने वहां पढ़ा रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस पढ़ाना, तो यहाँ पे आपका इंटेंशन क्या है, डिफ्रॉड करना, डिफ्रॉड करना, और साथ में डिफ्रॉड के अंदर 2 चीजें आती है, डिसीट तो करोगे, साथ में इंजरी भी होनी चाहिए। मतलब आपने उसके साथ में डिसेप्शन तो प्रैक्टिस कर दिया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को इंजरी भी होना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है, डिफ्रॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिफ्रॉड। तो अगेन डिसऑनेस्टली में विद इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन और रॉन्गफुल गेन टू अनदर पर्सन। लेकिन फ्रॉड के अंदर, ये जो डिफ्रॉड्यूलेंटली है, इसके अंदर विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड एंड नॉट अदरवाइज, और डिफ्रॉड में क्या इंक्लूड है, डिसीट और इंजरी, दोनों इंक्लूड है। आ जाइए, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली में क्या अंतर है, तो डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली, इंटेंशन मस्ट बी टू कॉज रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर। जैसे आप रात को सो तो एक बार याद करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या याद करा था, हमने याद करा था कि 2 के साथ में डिसऑनेस्टली डिफाइन है और 2 के 9 में क्या डिफाइन है, फ्रॉडुलेंटली डिफाइन है। फिर हमने याद करा कि मैम ने याद करवाया था कि डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन, इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। फिर आप देखना कि यार स्क्रीन पे नीचे कुछ लिखा हुआ था डिसऑनेस्टली की, क्या लिखा था, मिसचीफ इज ऑल्सो द, ऑल्सो मतलब एक ओनली एक ऑफेंस है जिसके अंदर केवल रॉन्गफुल लॉस होता है, रॉन्गफुल गेन नहीं होता है। फिर हमने फ्रॉड्यूलेंट पढ़ा था, फ्रॉड्यूलेंट में हमने पढ़ा था विद इंटेंशन टू फ्रॉड, डिफ्रॉड, डिफ्रॉड वर्ड है एंड नॉट अदरवाइज। और डिफ्रॉड में मैंने आपको बताया था 2 चीजें, डिसीट और दूसरा इंजरी। तो डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी डेफिनेशन ये है। डिसऑनेस्टली में डिसीट, डिसेप्शन, विसेप्शन कोई आपका एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, लेकिन फ्रॉडुलेंटली में डिसीट इज एन एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आई फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन, एग्जाम में पूछी जाती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। Sorry to intervene, but everything is just mixing up together. सबको Like, समझ में आ गई, कोई बताएगा, निकिता मैम समझ में आ गई? मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से। कोई बात नहीं, बताती हूँ। जी मैम बिल्कुल। आ जाइए, देखिए डिसऑनेस्टली,
देखो डिसऑनेस्टली की डेंसी डेफिनेशन आपने क्लास के लेट ज्वाइन करी थी, डिसऑनेस्टली की टाइम पे शायद आपने ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने अच्छे से बताई नहीं Yes, पहले। ma'am. Actually, ठीक है ना, तो वो 15-20 minutes I हाँ joined तुमने late. बाद में ज्वाइन करी थी। तो डिसऑनेस्टली का मतलब होता है कि रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन। जब आपने रॉन्गफुल गेन की डेफिनेशन पढ़ी उससे पहले हम डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन पढ़ चुके थे कि डिसऑनेस्टली का मतलब होता है रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। और फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है डिफ्रॉड। ठीक है, डिफ्रॉड के दो कंटेंट होते हैं, डिसीट और इंजरी। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं ना मैं डिसऑनेस्टली कुछ काम कर रही हूँ, लेकिन उससे इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को उससे इंजरी हो, मेरा इंटेंशन चल रहा है। डिसऑनेस्टली देखो यहाँ पे इंटेंशन चल रहा है कि मुझे मतलब मैंने मान लीजिए किसी के पैसे चुरा लिए, ठीक है, या कुछ भी कर लिया, लेकिन उसमें इंजरी होना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्रॉड में यदि हम किसी के साथ फ्रॉड करते हैं तो वहां पे डिसेप्शन और इंजरी ये दो एसेंशियल एलिमेंट आते हैं। तो आप दोबारा क्लास चेक देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ आ जी, जाइए, ma'am. Got it. है Thank ना? you. आ जाइए नेक्स्ट। ठीक है, तो एक बार रिवाइज, 2 का 4, ठीक है, 2 के 3 से चाइल्ड, 4 काउंटरफिट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 का 5 कोर्ट, 2 का 7 डिसऑनेस्टली, 2 का 9 फ्रॉडुलेंटली, और शायद 35 36 37 था या 36 37 38 था, एक बार जाके देख लेना। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। ठीक है, अब आ जाइए एक क्लास देख लेते हैं कुछ, मैम जेंडर। इंजरी वाला कोई कोड नहीं ऐड हो सकता क्या इसमें डिफरेंस में? कर सकते हो, देखो जितना आप, मैं तो जस्ट इसलिए कि ठीक है मुझे कम ही लिखना था इसलिए मैंने कम लिख दिया, आराम से लिख सकते हो आप इंजरी वाला पॉइंट भी। ठीक है, आप लिख सकते हो डिसीट एंड इंजरी इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट बट डिसीट इज एन एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा मोस्टली। अब आ जाइए जेंडर। देखिए पहले क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे कलर में, पहले मेल फीमेल लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, मेल फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसजेंडर इंक्लूड कर दिया गया है कि जब भी हम शब्द देखेंगे ही, ठीक है, आप जब भी शब्द देखोगे ही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़का है। इसका मतलब आप आगे कभी भी शब्द देखोगे ही तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल लड़के के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे मेल के बारे में भी बात हो रही है और फीमेल के बारे में भी बात हो रही है और ट्रांसजेंडर के बारे में भी बात हो रही है। ठीक है, ट्रांसजेंडर के बारे में भी बात हो रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट ठीक है, नई चीज ऐड हुई है तो पता होना चाहिए। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज गुड फेथ। ये सेम टू सेम डेफिनेशन यहाँ पे स्टार लगा के आप लिख सकते हो। ठीक है, नोट्स प्रिंट जिसने भी कराए, मतलब मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने नोट्स प्रिंट करा रखे होंगे, तो स्टार लगा के लिख दो कहाँ लिखा हुआ है गुड फेथ। सेम टू सेम डेफिनेशन आपको कहाँ दिखेगी, कोई बता सकता है गुड फेथ की डेफिनेशन? बता होना चाहिए, दीपिका मैम यदि क्लास में हो या कोई भी, गुड फेथ डेफिनेशन कहाँ दिखती है? और नहीं पता किसी को, आप देखोगे इंडियन लिमिटेशन एक्ट में दिखेगी आपको गुड फेथ की डेफिनेशन। कहाँ दिखेगी? इंडियन लिमिटेशन एक्ट में सेम डेफिनेशन ही दिखेगी। तो आ जाइए, यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी रिवर्स उल्टी दे रखी है कि किसी भी चीज को गुड फेथ में करा हुआ नहीं माना जाएगा या नहीं कहा जाएगा। किसी भी चीज को नथिंग इन दिस सेड, मतलब रिवर्स डेफिनेशन दे रखी है कि नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ अनलेस इट इज डन विदाउट ड्यू और केयर और अटेंशन। ठीक है, कि किसी भी चीज को गुड फेथ में कहा या करा नहीं माना जाएगा जबकि वो करा या कहा नहीं गया हो विद ड्यू केयर एंड, है ना, अटेंशन। तो नथिंग इज सेड टू बी इन गुड फेथ अनलेस इट इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब चीजें इंक्लूडेड है। और कुछ देखते हैं हार्बर, चलो बाद में पढ़ेंगे, आज इंजरी। ठीक है, अभी हम सिर्फ हार्बर की डेफिनेशन छोड़ के आए, बाकी हमने सारी डेफिनेशन पढ़ ली। आ जाइए इंजरी। देखिए इंजरी का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि मार पीट कर दिया आपने, खून निकाल दिया उस व्यक्ति का। इंजरी मतलब केवल यही इंजरी नहीं होती, इंजरी का मतलब है कि बॉडी, माइंड, रेपुटेशन। ठीक है, मैं इसी तरीके से याद करती हूँ, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। कि जब भी इंजरी देखोगे आप जब भी आप इंजरी देखोगे मतलब आपने हार्म कॉज किया है। ठीक है, हार्म कॉज किया है इलीगली,
गलती से नहीं, मतलब गलती से नहीं, गुड फेथ में नहीं, इलीगली। छोटे छोटे शब्द आपको बीएनएस में आगे पहुंचाएंगे, मतलब क्लास खत्म करते करते ये सब शब्द आपको समझ में आने लग जाएंगे कि यार यहाँ इलीगली लिखा, वहां अनलॉफुल क्यों लिखा, वहां रॉन्गफुल क्यों लिखा। ठीक है, तो इट डिनोट्स टू एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन, वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन। किसको किसको, पर्सन की क्या चीज, बॉडी। देखो बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, तो ये चीज तो शरीर से रिलेटेड है, बॉडी और माइंड। और ये भी मतलब रेपुटेशन थोड़ी सी कृत्रिम चीज है, और प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब भी इंजरी का मतलब क्या माना जाएगा कि यदि हार्म कॉज हुआ है इलीगली, हार्म कॉज हुआ है इलीगली, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। डन। और कुछ देखते हैं, ये सब चीजें चलो हम कल पढ़ेंगे, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीजें, मेंस के हिसाब से ये सब चीजें आती है, लीगल काफी चीजें, ये डेफिनेशन आपको पीछे कहीं जगह दिखेगी, इलीगल इलीगल। अभी हमने पढ़ा ना इलीगल, तो मैंने आपको बताया था कि इलीगल लिखा है, तो इलीगल क्यों लिखा है, तो इलीगल को यहाँ डिफाइन किया। ठीक है, क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाकी देखो 2 दिन का डेमो था, जिसको भी ज्वाइन करना है, मैं कोई इंसिस्ट नहीं करूंगी, जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सो मच। ठीक है, पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते Thank you, ma'am. हो। वेलकम।